हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम पर इसके पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एंगुलर मोमेंटम आप YouTube के सर्च बॉक्स में एंगुलर मोमेंटम बाय MBR फिजिशियन नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा टॉपिक बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपका इसमें कहीं भी कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स हम इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हमने कोई एक रिजिड बॉडी सपोज किया था, या हम कोई रिजिड बॉडी सपोज कर लेते हैं और ये कोई फिक्स्ड एक्सिस सपोज कर लेते हैं। फिक्स्ड एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं ये जो रिजिड बॉडी है इस फिक्स्ड एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड या इस एक्सिस के थ्रू यह रिजिड बॉडी आपकी रोटेट करेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर यह बॉडी रोटेट करेगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम इसके पहले की वीडियो लेक्चर में L = I ओमेगा डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस AB के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स L = I ओमेगा का डेरिवेशन हम आपको इसके पहले बता चुके हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स आज हम आपको सिखाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे अगर हम सपोज कर लें हमारे पास कोई पार्टिकल जिसका मास m है, यहाँ पर कोई पार्टिकल अगर हम सपोज कर लें जिसका मास m होता है तो डियर स्टूडेंट्स इसका एंगुलर मोमेंटम हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हम निकाल चुके हैं। अगर इसकी वेलोसिटी ये v थी, इसका मास m था तो इसका लीनियर मोमेंटम P = mv आता था और यहाँ से ये r परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये एंगल अगर थीटा रहता था तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम निकाल चुके हैं। L = mvr परपेंडिकुलर आता था। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड L = mvr परपेंडिकुलर आता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का इस फिक्स्ड एक्सिस O के थ्रू हम निकाल के बता चुके हैं इसके पहले के वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम देखते हैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L = हम कल बता चुके हैं इसके पहले, तो L = आता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस O। L = क्या होता है r क्रॉस वेक्टर p। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स इसका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पर हमको मिलेगा d वेक्टर L/dt = d by dt वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। ठीक है, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r क्रॉस dp by dt प्लस वेक्टर p क्रॉस dr by dt। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r क्रॉस dp by dt के प्लेस पर हम लिख सकते हैं f प्लस p क्रॉस v। ठीक है, यहाँ पर dp by dt आपका क्या होता है, dp by dt = होता है f। ठीक है, dp by dt = आपका होता है f। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम = होता है फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। dr/dt भी आपका क्या होता है, यह होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर dr/dt के प्लेस पर हम लिख सकते हैं v। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी
आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है, प्लस पी क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 0 हो जाएगी, पी क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से पी क्रॉस वी की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, पी एंड वी will be parallel to each other, ठीक है। P क्या है आपका लीनियर मोमेंटम है, V क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो सेम डायरेक्शन की केस में आपका ये इसकी वैल्यू 0 होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, थीटा 0 होगा तो sin 0 की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमको वैल्यू मिल गई dl by dt is equal to वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से r क्रॉस f आपका क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं टाउ, टॉर्क। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया dl by dt is equal to टॉर्क, ठीक है, हमको रिलेशन मिल गया dl by dt is equal to टॉर्क, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि हमने किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन यहाँ पर हमने डिराइव कर रखा है। यहाँ से हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन जो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क की आता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि कोई पार्टिकल जो है रोटेट हो रहा है या कोई रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट या किसी फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू, अगर आपका कोई रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है तो उसमें कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर हमने एक पार्टिकल्स के लिए ये रिजल्ट बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर आपका dl by dt जो होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन, मतलब कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको रिजल्ट मिला, आइए देखते हैं, dl by dt इज इक्वल टू टाउ, dl by dt is equal to tau, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्टेड टॉर्क, नेट एक्टेड टॉर्क अपॉन पार्टिकल या कह सकते हैं अपॉन रिजिड बॉडी, ठीक है, जो रिजिड बॉडी इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स dl by dt इज इक्वल टू यहाँ पर टाउ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम और भी क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें इफ वी कंसीडर टाउ इज इक्वल टू 0, अगर हम सपोज कर लें कि रिजिड बॉडी पर जो रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है या एंगुलर मोशन कर रही है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है इस ए बी एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है, इस पर अगर एक्टेड नेट टॉर्क 0 हो, ठीक है, यहाँ पर टाउ नेट अगर हम सपोज कर लें 0 हो, तो टाउ डियर स्टूडेंट्स 0 होगा तो dl by dt is equal to भी 0 होगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट l is equal to कांस्टेंट होगा, ठीक है, l is equal to कांस्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स l is equal to कांस्टेंट होगा फॉर वन पार्टिकल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी की केस में, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की केस में l is equal to या रिजिड बॉडी, अगर कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही होती है तो इसके थ्रू इसका जो मोमेंट ऑफ इसका जो एंगुलर मोमेंटम आता है l is equal to I ओमेगा, ठीक है। इसको भी हम इसके पहले के लेक्चर में इसको डिराइव कर चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स L कांस्टेंट का मतलब I ओमेगा कांस्टेंट, और I ओमेगा कांस्टेंट का मतलब यहाँ से I1 ओमेगा I2 ओमेगा will be constant। I1 ओमेगा I2 ओमेगा means we can say that मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सभी पार्टिकल्स का चेंज होता रहेगा, क्योंकि सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस बदलता रहेगा। जो पार्टिकल्स इसके क्लोज होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जो पार्टिकल्स इससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कंपेयर टू दिस पार्टिकल लार्ज होगा, ठीक है।
और दूर होगा जो पार्टिकल्स इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लार्ज होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है यहाँ से आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते जाओगे। ठीक है, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूर होते जाओगे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस आर, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ता जाएगा, अगर आई आपका बढ़ता जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका कैसे कंजर्व होगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, अगर आई आपका बढ़ता जा रहा है तो ओमेगा आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, अगर इफ आई इंक्रीजेज देन ओमेगा डिक्रीजेज। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स ओमेगा डिक्रीजेज का मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो अगर आई यहाँ पर सपोज कर लें जहाँ जो पार्टिकल यहाँ पर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब में है, जो पार्टिकल यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कुछ सपोज कर लेते हैं, और जो पार्टिकल इससे दूर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लार्ज डिस्टेंस पर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए टाउ नेट एक्सटर्नल टार्क, इस पर नेट एक्सटर्नल टार्क एक्टेड अगर 0 होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे इसलिए आई जितना बढ़ेगा ओमेगा उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा उतना घटेगा। ओमेगा घटने का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है, ओमेगा घटने का मतलब होता है 2 पाई बाई टी, मतलब टाइम पीरियड बढ़ना। ठीक है, या t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा आपका घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो मतलब जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा उसका टाइम जो है बढ़ेगा, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर या रोटेशनल मोशन करती हुई किसी रिजिड बॉडी पर नेट एक्सटर्नल एक्टेड टार्क अगर 0 होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, अगर किसी रोटेटिंग करती हुई ऑब्जेक्ट का, किसी रोटेटिंग मोशन करती हुई रिजिड बॉडी पर नेट एक्सटर्नल एक्टेड टार्क अगर 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप कमिंग लेक्चर्स में हम आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।